वेलकम टू ऑल माय चैनल सार्थक ऑनलाइन एजुकेशन पर आपका स्वागत है। ये एचटीटी का अभी पेपर हुआ है जो 3 जनवरी को, वो पीआरटी वाला पेपर है। इसमें कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। एकदम इजी पेपर आया हुआ था, आप लोग देखेंगे तो एकदम सोचेंगे कि कैसे इतना सिंपल पेपर आया है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग कम टाइम पे भी देख सकते हैं, टाइम की स्पीड सेट कर लिया करिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सारा वीडियो फिनिश हो जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्वलक के रूप में प्रयोग हो सकता है? क्या प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, तो जो वो मैस्लो वाली जो अपन ने पढ़ा था उसमें प्राथमिक जो जैविक थे, ठीक है, जैविक आवश्यकता, जो जैविक आवश्यकता थी वही प्राथमिक पुनर्वलक है। तो यहाँ पे प्रशंसा, ये बहुत अच्छा कहना, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, और ये एक बिस्किट, ये जैविक आवश्यकता है, इसलिए ये क्या है, प्राथमिक पुनर्वलन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई। ये तो एकदम इजी है, किसने दिया था स्कैफोल्डिंग की? ये वाइगोत्स्की ने दिया था स्कैफोल्डिंग। इसको पाड़ या मचान भी बोलते हैं, पाड़ या मचान। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोई हमसे ज्ञानी, हमसे ज़्यादा ज्ञानी जो सहायता करता है और हम वहाँ तक पहुँचते हैं किसी दूसरे की सहायता से, तो वो सहायता स्कैफोल्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? क्या है, क्या प्रतिच्छेद बिंदु पर, शिक्षण शास्त्र और प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र दोनों का होता है? तो शिक्षण शास्त्र और मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी इंग्लिश भी दी हुई है, यदि हिंदी में समझ में नहीं आए तो एक नज़र इंग्लिश में भी डालना है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? कैनर ने। किसने की थी? कैनर ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यही एक क्वेश्चन था जो अभी तक पढ़ा नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की ऑटिज्म के बारे में तो पढ़ा है सबने, लेकिन ये किसने की थी? तो ये कैनर ने की थी, ये नया फैक्ट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का क्या है? चलन अक्षमता है, दृष्टि दोष है, मानसिक मंदता है या अधिगम अक्षमता है? तो ये क्या है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है, यानी जो लेखन से संबंधित होता है, लेखन में, लिखने में दिक्कत जाती है, लिखने में प्रॉब्लम जाती है, तो वो डिस्ग्राफिया होती है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्वलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? यहाँ पे चर अनुपात, सतत पुनर्वलन, स्थिर अंतराल और स्थिर अनुपात। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या है? चर अनुपात। मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि कोई काम, इसे वेरिएबल रेशियो, यानी कोई फिक्स नहीं है कि कब, कल भी मिल सकता है पुनर्वलन के रूप में, परसों भी मिल सकता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ये कोई फिक्स नहीं होता। सतत पुनर्वलन में कंटिन्यूअस है, एक काम करेगा फिर उसको पुनर्वलन मिलेगा, फिर दूसरा काम करेगा फिर पुनर्वलन करेगा मिलेगा, ये सतत पुनर्वलन है, यानी कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। और स्थिर अंतराल, इसमें अंतराल में मिलता है। ठीक है, यानी कि एक दिन बाद ऐसे ही। ये अनुपात है कि इतना इतना काम करोगे तो इतना इतना, मतलब रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चर अनुपात आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? क्या क्या यहाँ पे खाली स्लेट को इंग्लिश में क्या बोला है? तबुला रासा। ये एमपी टेट में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तबुला रासा। तो किसने? जॉन लॉक ने, डार्विन ने, स्पिनोजा ने, वाटसन ने। मैं सीधे राइट आंसर बता देती हूँ, ये जॉन लॉक ने बताया था। ये उनकी स्टेटमेंट है कि बच्चे जो शिशु होते हैं वो क्या होते हैं? खाली स्लेट होते हैं। ठीक है, जन्म से ही खाली स्लेट होते हैं, और उसी को, खाली स्लेट को इंग्लिश में तबुला रस बोला जाता है, या तबुला रासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधि नहीं है? व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधि नहीं है। मुक्त सहचर्य विधि, साक्षात्कार विधि, शब्द सहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? साक्षात्कार विधि मनोविश्लेषण विधि नहीं है। ठीक है, और ये मुक्त सहचर्य, शब्द सहचर्य, स्वप्न विश्लेषण, ये तीनों क्या हैं? मनोविश्लेषण विधियां हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी और प्रक्षेपी में बांटा हुआ था, तो ये अलग ही है और ये तीन एक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम, सेकंड है गुप्त अधिगम, थर्ड है स्थान अधिगम और फोर्थ है मॉडलिंग। तो यहाँ पे एकदम पढ़ा हुआ है ये कोहलर का अंतर्दृष्टि इनसाइट लर्निंग, इनसाइट थ्योरी, ये अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडुरा जाने जाते हैं। अल्बर्ट बंडुरा किस लिए जाने जाते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन थ्योरी इसी इन्हीं की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? मनोलैंगिक विकास की इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। इन्होंने कितनी अवस्थाएं इसमें बताई थी? 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी? मुखावस्था, गुदावस्था और मुखावस्था, गुदावस्था, और एक तीसरी बताई थी फॉलिक स्टेज या फॉलिक अवस्था, और चौथी बताई थी गुप्तावस्था या सुप्तावस्था, और पांचवी बताई थी उन्होंने जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? ये पूर्व संक्रियात्मक। ये किसकी अवस्था बताई हुई है? ये जीन पियाजे की है। ठीक है, यहाँ पर राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? क्या बच्चा कह रहा है कि आज सूरज उदास है, यानी सूरज उदास है, तो आपने पढ़ा होगा। एक तो ये किसकी पूछ रहा है? पूर्व संक्रियात्मक चिंतन। कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक चिंतन। तो ये आदर्शवाद और प्रकृतिवाद ये तो है ही नहीं। अब इसकी कौन सी दो विशेषताएं हैं? एक तो फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये आत्मकेंद्रीकरण है ही नहीं। आत्मकेंद्रीकरण में क्या होता है कि वह बच्चा एक ही चीज़ को एक ही पॉइंट में सोचता है, तो वो आत्मकेंद्रीकरण है या ईगोसेंट्रिज्म है। और इसमें क्या कह रहा है कि बच्चा आज सूरज उदास है, यानी वो सूरज को क्या समझ रहा है? जीवित समझ रहा है, यानी एनिज्म। इंग्लिश में एनिज्म बोलते हैं, हिंदी में इसी को जीववाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीववाद। ठीक है, तो जीववाद मिल जाए या एनिज्म मिल जाए, वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोफेनब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। माता पिता और भाई बहन, ये उसका कौन सा उदाहरण है? ये उसने ब्रोफेन जैव इकोसिस्टम का एक उन्होंने दिया था, थ्योरी थी इनकी। तो उन्होंने 5 स्टेज बताई थी, उसमें से ये माइक्रो सिस्टम में आते हैं। किस में आते हैं? माइक्रो सिस्टम में। निम्नांकित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? स्वलीनता ऑटिज्म चिल्ड्रन, अभी पिछले में मिला था ऑटिज्म, वही है ये स्वलीनता, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को ऑटिज्म बोलते हैं। बालक के शिक्षण की एक विधि, कौन सी विधि है? PECS, ब्रेल, ट्रेलर फ्रेम, इनमें से कोई नहीं, तो ये PECS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है। ये फ्रायड ने दिया हुआ है कि उसके अपनी स्टेज में जो फॉलिक स्टेज है, उसकी 3rd स्टेज फॉलिक स्टेज है जो, उसमें इन्होंने बताया है कि यदि एक लड़का है, ठीक है, यदि एक लड़का है और वो अपनी माँ की तरफ आकर्षित होता है, तो उसमें कौन सी ग्रंथि विकसित होती है? ऑडिपस ग्रंथि। ठीक है, और यदि एक लड़की है और वह लड़की अपने पिता के प्रति आकर्षण होती है, आकर्षित का भावना रखती है, तो वो कौन सी ग्रंथि है? इलेक्ट्रा ग्रंथि है। लेकिन यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ये इलेक्ट्रा ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है। मनोविश्लेषणवाद जो फ्रायड है उनकी देन है सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? यहाँ पे आंसर सीधे बता देती हूँ, ये प्रॉम्प्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं। मॉडलिंग आधारित है। मॉडलिंग किससे आधारित है?
मॉडलिंग का शब्द, मॉडलिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बंडरूआ ने अपने सामाजिक सिद्धांत दिया था उन्होंने, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। तो यहाँ पे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर इन्हीं से ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि एकदम बेसिक पेपर आया हुआ था, पेपर में कुछ नहीं रखा था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेपिंग की संकल्पना दी गई थी। शेपिंग की संकल्पना किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। इन्होंने शेपिंग और एक और शब्द दिया था स्किनर ने, चेनिंग। एक चेनिंग दिया था और एक शेपिंग, ये दोनों शब्द स्किनर के दिए हुए हैं। शेप मीन्स किसी चीज़ को या कोई काम करवाना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट के उसको शेप में देना, तो वो शेपिंग शब्द है। शेपिंग किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? अच्छा, इंग्लिश में, हिंदी में समझ नहीं आए तो इंग्लिश में एक चीज़ जरूर देखा करिए आप कि इंग्लिश में इस शब्द को क्या लिखा है। तो इस शब्द को इंग्लिश में क्या लिखा है उसने, ये कहाँ गया ये, हाँ ये थ्योरी है उनकी, तो इंग्लिश में ये मॉडिफाई लिखा हुआ है। मॉडिफाई, चेंज, ये शब्द मिले तो ये क्या है? अपन ने पढ़ा था, यदि उसके पुराना कोई स्कीमा है उसमें बदलाव नहीं करता है, वो एज इट इज ले लेता है किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो वो एसिमिलेशन है, आत्मसातीकरण है, ठीक है। और यदि उसको कुछ मॉडिफाई करता है, उसमें चेंज करता है, तो वो एकोमोडेशन है, यानी समंजन है ये। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? अब यहाँ पे थोड़ा डाउट हुआ होगा जिसने ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा होगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने भी दिया है, पियाजे ने भी दिया है, लेकिन पियाजे ने पहले दिया है और कोहल वर्ग ने बाद में दिया है। तो यहाँ पे पूछा है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम पियाजे ने दिया था। यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। यदि पहले कोई कार्य सीखा हुआ है और बाद में क्या करता है, वो बाधा उत्पन्न करता है, यानी निगेटिव है, वो नकारात्मक स्थानांतरण होगा। यदि बाधा उत्पन्न नहीं करता, कुछ हेल्प मिलती, सहायक होता, तो वो सकारात्मक हो जाता, और यदि ना बाधा उत्पन्न करता, ना कुछ सहायता करता, तो वो शून्य हो जाता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वह नकारात्मक है। ये अधिगम के स्थानांतरण से टॉपिक से लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है। तो पियाजे ने क्या कहा है उसको, अभी मैंने पहले ही बताया था कि जो एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करे उसे हम क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म या सेंट्रेशन, एक ही चीज है, या केंद्रीयकरण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है। यहाँ पे एक निहितार्थ पूछा है, तो वह क्या निहितार्थ है, अधिगम पर जैविक सीमाओं पर प्रभाव, ठीक है, यानी जो उसके जैविक जेनेटिक जो होंगे उसका प्रभाव पड़ता है इसमें भी। यदि मछली उड़ नहीं सकती तो उसके जो आगे के वंश क्रम होंगे वो उड़ नहीं पाएंगे, और यदि उल्लू तैरना नहीं सीख सकते तो उसके जो आगे के वंशज होंगे वो भी तैरना नहीं सीख सकते। तो ये अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव है, जीव द्रव्य का सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। जो विकास में जीव द्रव्य का सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसी से ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? सेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, कौन कौन से, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। ये एस्थोमॉर्फी कोई सिद्धांत कोई प्रकार नहीं है, तो ये उन्होंने टाइप प्रकार बताए थे। क्या, व्यक्तित्व के टाइप, उन व्यक्तित्व के 3 प्रकार है ना, प्रकार सिद्धांत, व्यक्तित्व को 3 उसमें बांटा गया है, प्रकार सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत, प्रकार और शील गुण। तो ये सेल्डन का प्रकार सिद्धांत में आता है, ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। वर्ग समूहन की योग्यता यानी कि क्लास ग्रुपिंग डेवलपिंग ड्यूरिंग, ये तो ये कौन सी अवस्था है, ये जीन पियाजे से लिया गया है, ये एक बार सीटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? निरीक्षणात्मक तत्व, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये एक ही थ्योरी से, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ध्यान, संग्रहण, उत्पादन, तैयारी। कौन सा तत्व नहीं है? इसके 4 तत्व होते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, एक और होता है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। क्या होता है चौथा? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? ये तैयारी कोई इसका पार्ट नहीं है। ये 4 होते हैं, 3 ये और एक ये चौथा, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या करता है? ये क्या है? दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, यानी कि ये वस्तु स्थायित्व है। क्या? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व बहुत पढ़ा होगा, नाम लेते ही माइंड में आ गया होगा। वस्तु स्थायित्व क्या है? ये जीन पियाजे की प्रारंभिक अवस्था की विशेषता है, जो इसकी जो 6 उप स्टेज होती हैं, तो उसकी जो आखिरी स्टेज होती है उसमें ये विकसित होती है। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर एवं सेलोवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संग्रहण में शामिल नहीं है? भावनात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। तो कौन सी? समझ, प्रत्यक्षण, प्रबंधन, रचना। तो ये 3 उसमें शामिल हैं, ये तीनों। ये रचना उसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता? ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? ये 3 बताई हैं, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। ये पहली है और ये दूसरी और ये तीसरी है ना। तो ये एक्रेलिक अवस्था, कोई अवस्था ब्रूनर ने नहीं बताई है, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट है। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। उसकी ऊपरी सीमा, जैसे ये कोई दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक्चुअल डेवलपमेंट है, ये ADL लिख देती हूँ, ये एक्चुअल डेवलपमेंट है। ये अपने से खुद सीखा, यहाँ तक वो बच्चा खुद पहुँचा। फिर ये उसको पार करना है किसी दूसरे की मदद से, उसको यहाँ पहुँचना है। ठीक है, यहाँ पे तो जो ये बीच का दिया हुआ है, ये है बीच का, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाया ZPD। ये क्या कहलाया? ये कहलाया ZPD। ठीक है, ये ZPD कहलाया। और जो ये ऊपरी सतह पूछा है कि जहाँ तक वो दूसरे की मदद से पहुँचता है, वो ऊपरी सतह क्या कहलाएगा? तो ये पोटेंशियल डेवलपमेंट कहलाएगा, है ना, संभावित विकास का स्तर। तो ये पोटेंशियल डेवलपमेंट है, यानी कि संभावित विकास का स्तर। और ये क्या है? ये वास्तविक विकास स्तर है। ये क्या है? वास्तविक विकास स्तर। ये ZPD क्या है? ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये ZPD समझ में नहीं, एक बार और बता देती हूँ। ये यहाँ पे हमने लिया, ये एक्चुअल डेवलपमेंट है, यहाँ पे वो बच्चा खुद पहुँच जाएगा, यहाँ पे वो खुद कवर कर लेगा इतने को। तो ये क्या है? ये एक्चुअल डेवलपमेंट है। क्या? एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, ADL। तो मैं इसको, एक्चुअल डेवलपमेंट क्या हुआ? वास्तविक विकास का क्षेत्र। ठीक, अब यहाँ पे ये इतना है, अब यहाँ से वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, उसको किसी की हेल्प चाहिए है, तो जो हेल्प करके पार करेगा, तो ये जो ये स्पेस है, ये ZPD कहलाएगा। ये ZPD है, लेकिन उसने क्या पूछा था? उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, यानी कि ये जो ऊपरी सीमा है, ये ऊपरी सीमा ये क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? संभावित विकास क्षेत्र या संभावित विकास स्तर, पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 30 क्वेश्चन ही मैंने लिया था और पेपर एकदम इजी ही आया था। ये HTET का PRT वाला पेपर है जो 3 जनवरी को हुआ है। आप लोग और अच्छे से देख लीजिएगा, जितना डिटेल्स आप क्वेश्चनों के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो एकदम समझिए। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसमें कुछ हाई पूछा है, एकदम नॉर्मल पेपर था। चलिए आप लगाइए क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।